नाज़रीन कराम, लेट्स आस्क के दूसरे प्रोग्राम के साथ मैं हूँ मासूमा जहरा। जिस तरह आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आपके पूछे गए उन सवालात पर तरतीब दिया जाता है जो आप हमारे जेम्स टीवी ऑनलाइन चैनल पर पूछते हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सिंध असम्बली के साबका रुकन और एक मारूफ समाजी शख्सियत जिनकी कई खिदमात में से एक बड़ी खिदमत गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना है। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। सर, सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी यूनिवर्सिटी का दर्जा, मराहिल, मुश्किलात, ताउन, ये सब किस तरह मुमकिन हुआ? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जेम्स टीवी का और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका दिया कि मैं हैदराबाद के हवाले से जो चीज़ें हम कर रहे होते, और उसमें ज़ाहिर है कि कोई भी चीज़ एकदम और एक तरह से नहीं हो जाती, बड़ी मुश्किलात हमें पेश आती हैं और बड़ा उसके लिए जदोजहद करनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में कि जब आपके जो शहर का भला नहीं चाहते, सूबे का भला नहीं चाहते, मुल्क का भला नहीं चाहते, वो आपको रोकते हों, मुश्किलात खड़ी करते हों, आपके सामने रुकावटें खड़ी करते हों, तो गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी फुलेली जो है उसका ज़ाहिर है कि हमें जो आइडिया है यूनिवर्सिटी का क़याम का मुतालबा तो हैदराबाद के शहरियों का, स्टूडेंट्स का बहुत तवील अरसे से है। और जब हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बन रही थी तो लोगों में बेचैनी भी थी, क्योंकि कोटा सिस्टम की वजह से हैदराबाद में जो 18-20 हज़ार बच्चे हर साल इंटर पास करते हैं, तो जो 3 यूनिवर्सिटियाँ जामशोरों में कायम हैं वहाँ पर शायद उनको पढ़ने के लिए 500 सीटें भी पूरी नहीं है और बाकी बच्चे अपने कैरियर के लिए परेशान रहते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी भी इसी तरह पाकिस्तान में 3 ऐसे इदारे हैं जिन्होंने 100 साल अपने मुकम्मल किए कॉलेज की सतह के, तो उनको वहाँ की हुकूमतों ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। तो हैदराबाद में भी जब ये देखा कि इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो 2016 में ही मैंने, क्योंकि इसको अक्टूबर 1917 में ये बना था, उसके बाद इसने मुख्तलिफ मराहिल तय किए। एक बड़ा कॉलेज है जिसकी अपनी बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है, उसके पास अपने ग्राउंड्स हैं, अपनी फैकल्टी है, और हैदराबाद समेत सिंध के अक्सर जो बड़े नामवर लोग हैं, ख़ासतौर पर वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे तक भी पहुँचे, गवर्नर स्टेट बैंक भी बने, वो सब लोग गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद के पढ़े हुए लोग हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ना चाहते हुए भी पीपल्स पार्टी को भी उसकी सपोर्ट करनी पड़ी। मुझे याद है कि उनके पार्लियामानी अमूर के मिनिस्टर ने बयान दिया कि क्योंकि एजुकेशन का मसला है, और पहले हमारे यहाँ से एक वज़ीर ने गलती से ये बयान दे दिया था कि मेरी लाश पे से यूनिवर्सिटी बनेगी, गुज़र के यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगी, तो हम अब ऐसा कोई नहीं कहना चाहते और हम चाहते हैं ठीक है उस यूनिवर्सिटी बनाया जाए। और फिर रेजोल्यूशन पास हो गई, तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। जब अमल दरामद नहीं हो रहा था तो हमारे यहाँ असेंबली में एक रूल है कि हम अपना प्रिविलेज मोशन मूव करते हैं, तहरीक इस्तेकाक। तो मैंने एक प्रिविलेज मोशन मूव किया और उसमें मैंने अपना प्रिविलेज नहीं रखा, अपनी तहरीक इस्तेकाक नहीं रखी। मैंने कहा असेंबली का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है, क्योंकि पूरी असेंबली ने इसको यूनानिमसली पास किया, मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद पास हुई, तो इनके ऊपर ये ज़रूरी है कि इस पर अमल करें। फिर बिल पास कराने का मरहला आया, हमने बिल सबमिट कराया था, यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ, और जो अब एडमिशन होंगे वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हवाले से एडमिशन होंगे, जिसमें हमारे हैदराबाद के बच्चे, और हमने तो यहाँ तक रखा था कि इसको आप हमारा ख़ुद का ये एक MQM का है भी कि नॉलेज फॉर ऑल, तो हमने कहा कि आप इसको कोटा पे भी नहीं रखें, इसको आप मेरिट, ओपन मेरिट पे कर दें कि पूरे सिंध के बच्चे आएँ, वो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ें और मुल्क की खिदमत करें। हमें कोटा नहीं चाहिए। हमारे हैदराबाद के बच्चों में इतना टैलेंट है कि इंशाअल्लाह ताला जब यूनिवर्सिटी होगी तो सबसे ज़्यादा तादाद में वो होंगे, लेकिन हम सिंध के दूसरे बच्चों को भी महरूम नहीं रखना चाहते। सब लोग आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं, यूनिवर्सिटी में पढ़ें और मुल्क की खिदमत करें। ठीक है सर। सर, अब ये जानना चाहूँगी कि मेहरान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के बाद सियासत में आने का इत्तेफाक आपको किस तरह हुआ? देखिए, ये इत्तेफाक इस तरह हुआ कि मैं मेहरान यूनिवर्सिटी में सियासत करता वही गया था। मैं जब अभी बहुत छोटी उम्र में, क्योंकि MQM का जो फ़लसफ़ा था, मंशूर था, उसने हमें बड़ा मुतासिर किया। ख़ासतौर पे हम जो उर्दू बोलने वाले थे उनके लिए किसी और सियासी पार्टी में बिल्कुल भी गुंजाइश और जगह नहीं थी, जिसकी वजह से हमें बड़े मसाइल थे। हम देखते थे कि हमारे लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, हमारी हक तलफ़ी हो रही है तो उसको कोई ख़त्म करने वाला कोई नहीं है,
हमारे हक़ के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। तो फिर एक वो जहन था कि हमने उसको ज्वाइन किया MQM को, फिर यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल है कि आप सियासत करें चाहे कुछ भी करें, तालीम भी अगर साथ साथ चलाएँगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुई, BE भी किया। फिर BE के बाद क्योंकि जॉब का कोई ऐसा इरादा नहीं था, फिर पार्टी ने मौका दिया दीगर चीज़ों में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कौमी असम्बली के लिए हूँ यहाँ लतीफ़ाबाद से, और इंशाल्लाह मुंतखब होके और अपने लोगों की खिदमत करेंगे। ठीक है सर, कुछ बात सियासत के हवाले से कर लेते हैं कि MQM की तकसीम दर तकसीम के बाद ज़ाहिर है वोटर्स भी तकसीम हुए हैं। ऐसे में आप हैदराबाद के सियासी माहौल को किस तरह देखते हैं? अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, MQM की तकसीम रहनुमाओं तक रही कि कुछ रहनुमा जिन्होंने ये समझा कि अब उनके नाम बहुत ज़्यादा हो गया है और वो अलग से अपनी शनाख्त बना सकते हैं, उन्होंने कोशिश की, दूसरी सियासी पार्टियां बनाई। और ये सारी सियासी पार्टियों में होता है। पीपल्स पार्टी ख़ुद 5, 6, 7 हिस्सों में अब तक तकसीम हो चुकी है। ऐसे MQM में भी लोगों ने कोशिश की कि अब हमारा शायद नाम ज़्यादा हो गया है। लेकिन देखिए MQM के साथ मसला है कि MQM के साथ जो लोगों की वाबस्तगी है वो किसी शख्सियत, किसी जज्बाती लगाव से बढ़कर, जज्बाती चीज़ से बढ़कर उनका जो लगाव फ़िक्री लगाव ज़्यादा है। क्योंकि MQM ने इतना डिलीवर किया है, इतनी शनाख्त दे दी है, इतना ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन दे दी है कि कोई भी इसको एक फ़ैमिली के तौर पे कबूल करता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता। और जब वो छोड़ता है तो उसको बड़ा फ़ील होता है कि मैं शायद एक बड़ी फैमिली से निकल के कहीं छोटी फैमिली में आ गया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ना वोटर तकसीम हुआ है, उसका मुजाहरा पहले भी हो चुका है कई दफ़ा, अभी भी इंशाल्लाह जब होगा 2018 के इलेक्शन में, जो करीब तरीन इलेक्शन 2015 का हुआ था, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट में MQM ने बेमिसाल कामयाबी हैदराबाद से ली। दोबारा से हमें उम्मीद है कि हम 2018 के इलेक्शन में भी अवाम के ताउन से बेमिसाल इंशाअल्लाह ताला कामयाबी लेंगे। ठीक है सर, ये सवाल है कि आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि MQM की तकसीम की बुनियादी वजह क्या है? तो MQM की तकसीम की बुनियादी वजह ख्वाहिशात हैं। किसी को ख्वाहिश हुई कि मैं लीडर बन जाऊँ, इसके अलावा कोई इसमें वो नहीं है। यहाँ पे हर किसी को उसका हक मिलता है। मैं खुद एक कारकुन हूँ, मुझे पार्टी ने बेहतर समझा, टिकट दिया। हमारे यहाँ और भी जो टिकट्स तकसीम होते हैं, ये किसी की मोरूसी सियासत नहीं है, मोरूसी जागीर नहीं है। जो इसको अपनी जागीर समझते हैं वही फिर चाहते हैं कि वो हमेशा वो रहें और वही तकसीम का बाइस बनते हैं। सर, ये बताइएगा कि MQM पाकिस्तान का मुख्तसरन पार्टी मंशूर क्या है? देखिए, वैसे तो जो MQM का अपना मंशूर है वो तो है कि सबके लिए बराबरी, मुसावात की बुनियाद पे हकूक़, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी ज़रूरी हैं। और हम समझते हैं कि वो ज़रूरी होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ़ कौमियतें जो मिलके पाकिस्तान बना रही हैं, उनमें भी एक जो बेचैनी वो ख़त्म होगी और पाकिस्तान मज़ीद आगे जाएगा, मजबूत होगा। और जहाँ तक हमारा इलेक्शन का मंशूर है, तो उसमें भी हमने अभी कोशिश की है कि पहले से जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें मज़ीद बेहतरी लाएँ। मतलब हर चीज़ पे MQM की एक अपनी पॉलिसी है और उसमें सबसे जो बुनियादी नुक्ता है वो नुक्ता बराबरी और मुसावात का है। जहाँ चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ दी जानी चाहिए, इसका नाम मुसावात है, इक्वलिटी है। और जो जहाँ पर बराबरी की बात आती है तो बराबरी की बुनियाद है, जहाँ अगर सब एक उसमें तो फिर उनको सबको मौके यकसा मिलने चाहिए, बराबर के मिलने चाहिए। कुछ ही दिन बाद इंतखाबात हैं और तमाम पाकिस्तानी अपना वोट कास्ट करेंगे और अपना मुस्तकबिल चुनेंगे। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आप वोट की अहमियत को कैसे देखते हैं? देखिए, वोट पाकिस्तान बना वोटों की बुनियाद पर था। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो मुल्क जिसका वजूद जदोजहद के बाद इलेक्शन के नतीजे में हुआ, 1946 में इलेक्शंस हुए, उसके बाद वो सारा हुआ, तो क्यों नहीं हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते। हमें ये समझना चाहिए कि हम सब जमहूरी मिजाज के लोग हैं। हम ज़रूर आपस में बहुत सारे इख्तलाफात रखते हैं और बहुत सारे लोगों ने कोशिशें भी की, मुख्तलिफ डिक्टेटर्स का दौर भी पाकिस्तान ने देखा और शायद हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर तो अच्छा समझते हों, ये मुल्क की बुनियाद कमज़ोर करने में उन डिक्टेटर्स का बड़ा अहम किरदार रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जो आज तक अफरा तफरी है, मज़हबी मुनाफरत है, तो फ़िरका बंदी है, और ये सब चीज़ें उसी दौर की यादगार हैं। और जहाँ जमहूरियत आएगी, वोट की ताकत होगी, उनको समझा जाएगा कि भाई ठीक है, नुमाइंदों को मौका दिया जाएगा। इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहा है उसमें सबको एक बड़ी मुश्किल हो रही है कि वो पार्टी स्लोगन्स और पार्टी निशान अपनी जगह, लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन काम कर सकता है, कौन काम करना चाहता है, उसको लोग वोट देना चाहते हैं। पार्टी पॉलिसीज़ अपनी जगह हैं, पार्टी का नाम अपनी जगह है, पार्टी की शनाख्त अपनी जगह है,
तो ये जब सिस्टम चलता रहेगा, ये उसकी निशानदेही है, उसकी वजह से है। तो इंशाल्लाह हम भी समझते हैं कि वोट के बगैर पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। सर, ये देखने में आया है कि MQM पाकिस्तान के कई नुमाइंदे अब दूसरी सियासी पार्टियों का हिस्सा हैं, तो ये बताइएगा कि क्या आपको भी किसी सियासी पार्टी से शमूलियत की दावत मिली है? देखिए, ज़ाहिर है कि हम सब जब सियासत करते हैं तो मुख्तलिफ हमें चीज़ें सामने आ रही होती हैं, कभी खुलकर और कभी इशारों कनाइयों में कि भाई ये, लेकिन हम खुद क्योंकि इतना पुख्ता मिजाज हैं तो मुझे तो ये यकीन है कि जो मेरे साथ बैठेगा वो मेरे रंग में रंग जाएगा, मैं उसके रंग में कैसे रंग सकता हूँ। तो किसी ने भी ऐसी कोशिश या तो की नहीं की, तो मेरी हाँ में हाँ उसने ज़्यादा मिलाई कि नहीं MQM बहुत अच्छी पार्टी है, आवाम की खिदमत करती है, आवाम के काम करती है, गरीबों के मसाइल हल करती है, नुमाइंदे अच्छे चुनती है, तो वो हमारी ही तारीफ़ करते रहे। तो मैं समझता हूँ हम MQM में लोगों को लाने का ज़्यादा बाइस बने, बजाय इसके कि हम कहीं जाके बैठे या कोई हमें ऑफ़र करे। सर, ये बताइएगा कि MQM का कई हिस्सों में बंट जाना किस हद तक वोट बैंक पर असरअंदाज होगा? फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता है, कन्फ्यूजन बढ़ता है इससे, लेकिन जब कन्फ्यूजन दूर कैसे होता है कि जब पब्लिक देख लेती है कि सही नुमाइंदे कहाँ खड़े हैं तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाता है। तो अभी लाजमी बात है कि MQM के ही हिस्सों में बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई कुछ ने आज़ाद फार्म भर लिया है, कुछ दूसरी किसी पार्टी से हैं। तो MQM के जो चाहने वाले हैं, वो जो लोग हैं, वो देख रहे हैं कि पतंग निशान किसके पास है, परचम किसके पास है, उसकी बुनियाद पे ही वो ये समझ रहे हैं कि वोट भी हमें इस दफ़ा दोबारा उसी पार्टी को देना है। ठीक है सर। सर, मुल्क भर में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात का इंतखाबात की शफाफियत पर क्या असर हो सकता है? अच्छा, देखिए, पहले तो मैं उन सब से ताज़ियत करूँगा कि जिनके प्यारे जो भी इलेक्शन शुरू होते ही 3 बम धमाके हो चुके हैं, उनमें वो शहीद हुए। उसमें एक हमारे जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार थे उनका भी शहादत हुई, फिर 2 उम्मीदवारों की, फिर उनके घरानों में पहले भी शहादतें थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन को सबूताज किया जाए। लेकिन हम सब और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन सब का एक ही ख्याल है कि कुछ भी हो जाए, हमने ये इलेक्शन पाकिस्तान में ज़रूर करवाने। किसी भी किस्म की सबूताज करने की कोशिश को हम इस पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। ये ज़रूर है कि जहाँ पे धमाके हुए वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जो है मुलतवी कर देता है उस एक सीट पर, तो वहाँ एक सीट पे तो फ़र्क पड़ा होगा कि भाई इलेक्शन 2 महीने बाद 3 महीने बाद होंगे, तो वो लोग उसी तरह से शामिल हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, उस खौफ को ले नहीं रहे। और वैसे भी पाकिस्तानी बड़ी बेखौफ कौम है, वो किसी चीज़ से नहीं डरती, चाहे ट्रेन पे लटक के सफ़र करना हो, बसों में लटक के करना हो, टैंकों के आगे लेटना हो, मतलब बड़ी ज़बरदस्त हमारी कौम है, जिसमें बहादुर कौम है पाकिस्तानी। सर, हमारे चैनल के ज़रिए किए गए एक सर्वे के मुताबिक हैदराबाद का बुनियादी मसला बल्दियाती निज़ाम की नाकिस कारकर्दगी है। इस हवाले से MQM की क्या हिकमत अमली है, जबकि हम ये भी देखते हैं कि हैदराबाद के मेयर का ताल्लुक भी MQM ही से है, लेकिन उनकी इस हवाले से कोई ख़ास दिलचस्पी नज़र नहीं आती। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हैदराबाद के जो बुनियादी मसाइल हैं वो बल्दियाती सिस्टम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में ये होता है और कि उनके जो भी मसाइल हैं वो शहरी हुकूमत हल करती है। पाकिस्तान के आइन में तो लिखा हुआ है, 40A में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, 3 तहें होंगी गवर्नमेंट्स की, हुकूमतों की। उसमें सबसे पहला है मुकामी हुकूमत, जिसकी ज़िम्मेदारी होगी शहरों का नज़्म व नस्क संभालना, सूबाई हुकूमत जिसकी ज़िम्मेदारी होगी सूबे का नज़्म व नस्क संभालना, और उसके बाद होगी फेडरल गवर्नमेंट जो पूरे मुल्क के मामला देखेगी। और फिर उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ़ंड्स की वो भी इसी तरह होगी। उसके लिए 2 आइनी इदारे हैं, जिसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन है और फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है। नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो पैसे जमा होते हैं, डिविजिबल पूल बनता है, उसमें पैसे जमा होते हैं टैक्सेस के और मुल्क की आमदनी के, वो सूबों को मुख्तलिफ बुनियाद पे दिए जाते हैं, जिसमें तालीम है, गुरबत है, वसाइल की कमी है, आबादी है, ये 4-5 चीज़ें उसमें काउंट होती हैं, फार्मूला है उस पर, वो सूबों में आता है। उस सूबों से वही पैसे जो है आने चाहिए डिस्ट्रिक्ट में और लोकल गवर्नमेंट्स को। तो वफाक और सूबे का तो मसला अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ख़ासतौर पर सिंध में ऐसा हुआ कि 2010 तक तो एक अच्छा निज़ाम
जो बनाया गया था 2002 में शुरू हुआ और 2010 में उसका आखिरी वो जिनको नाजिम बने थे जिनमें लोग, उनमें सूबों के इख्तियारात तकसीम होके 20 या 21 डिपार्टमेंट थे, वो आए थे डिस्ट्रिक्ट में। उसकी वजह से जहाँ पे नाजिम अच्छे थे उन लोगों ने अपने इलाकों में काम किए, अपने इलाकों में तालीम पे तवज्जो दी, सड़कों पे दी, अमन व अमान पे दी, तो वो डिस्ट्रिक्ट एकदम उभर के सामने आए। उसमें हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था, फिर लतीफ़ाबाद ख़ास तौर पे उसमें था। लेकिन फिर उसके बाद 2010 में सिस्टम चेंज कर दिया गया और बल्दियाती इलेक्शन हुए नहीं 8 साल तक, 6 साल तक, और 6 साल एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिंध गवर्नमेंट ने शहरों का नज़्म नस्क चलाया, इदारे तबाह कर दिए। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो आता है वो अपनी पोस्टिंग पे आता है, और उन्होंने करप्शन की मतलब ऐसी यादगारें छोड़ी हैं कि आज हमारा शहर तबाह है, फंड्स आए खुर्द बुर्द हो गए, कहीं लगे नहीं। सिंध गवर्नमेंट के वज़ीरों ने मनमानियाँ की, मतलब जिस इदारे में चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो 11 ग्रेड की एक पोस्ट है, उस पर भी वज़ीर अगर अपने अहकामात के ज़रिए अपना बंदा भेजेगा तो शहर में वो काम कैसे होगा। तो हमारे मेयर वाकई में MQM के मेयर हैं, हक परस्त मेयर हैं, उन्होंने आके अपने इदारे को संभालने की कोशिश की है, जो वहाँ ख़राबी हैं उनको दूर करने की कोशिश की है, और ये कोशिश इस बुनियाद पे हो रही है कि किसी तरीके से हम शहरियों की खिदमत कर सकें। हुकूमत की तरफ से फ़ंड नहीं दिए जा रहे। आप देखें कि एक उन्होंने बनाया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हुकूमत सिंध ने, यानी कि अब सॉलिड वेस्ट जिसमें ये कचरा उठाना, उसको सही जगह पे फेंकना, सफाई सुथराई के तमाम तर मामला सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। उसकी फ़ंडिंग, उसकी मशीनरी सिंध गवर्नमेंट के पास है। मेयर उसमें मुदाखलत क्या करेगा। सॉलिड वेस्ट हमारे पास इसलिए तबाह है कि स्टाफ अगर है तो थोड़ी तादाद में है, और उसके लिए जो गाड़ियाँ और फंड आने हैं वो सिंध गवर्नमेंट के पास कब्ज़े में, सिंध गवर्नमेंट उनको डिलीवर नहीं कर रही नीचे। उस पर तो अपना कंट्रोल हटाए, सॉलिड वेस्ट को प्योरली दे दे मेयर के हवाले। फिर एक और इदारा है जो हमारे यहाँ इदारा फराहमी है आब और निकासी आब, जिसको हम वासा के नाम से जाते हैं, वाटर एंड सेवरेज, तो वो उसका तमाम मामला सिंध गवर्नमेंट के पास है। उसके इख्तियार सिंध गवर्नमेंट के पास है, उनका MD सिंध गवर्नमेंट लगाती है, वो चलाती सिंध गवर्नमेंट है, DG HD उसको देखता है। यहाँ हमारे यहाँ जो बिल्डिंग कंट्रोल है वो पहले हैदराबाद का बिल्डिंग कंट्रोल था, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है। कोई उनको मेयर की NOC की ज़रूरत नहीं है, कोई वासा मेयर से कोऑर्डिनेशन नहीं करता। ये तमाम चीज़ों ने मिलकर शहरियों को मसाइल में मुब्तला किया हुआ है। होना ही चाहिए कि जो एक शहरी हुकूमत है उसको ज़्यादा पावर, दुनिया भर में जितने बड़े शहर हैं उनके मेयर के पास वहाँ के शहर के तमाम इख्तियारात होते हैं, इसमें अमन अमान से लेके तालीम और सेहत से लेके सेहत व सफाई के मामलात हैं। वो नहीं होने की बुनियाद पे हमारे शहरी प्रॉब्लम मसाइल के शिकार हैं। क्योंकि पहले नाजिम भी रहा था तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हैदराबाद में बनने वाले 4 फिल्टर प्लांट वो हमने बनाए। यहाँ बनने वाले 3 सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट के जिनमें गंदा पानी दरियाओं नहरों में बगैर ट्रीट किए हुए नहीं डालना चाहिए, वो हमने बनाए। हमने फ्लाईओवर्स बनाए, सड़कें बनाई। अभी सब चीज़ें एक रूटीन रिपेयर मेंटेनेंस मांगती हैं। यही हमारे साथ हुआ कि जो बड़े फिल्टर प्लांट बने हुए थे जिनसे शहरियों को पीने का साफ़ पानी देना था वो बंद पड़े हुए, उनको चलाना सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। सीवरेज के पंपिंग स्टेशन पे मशीनों का बुरा हाल है, लाइनों की सफाई नहीं होती, वो सिंध गवर्नमेंट का काम है। बिल्डिंग कंट्रोल ने ऐसा यहाँ हल किया हुआ कि आप देखेंगे बेतहाशा मतलब इमारतों का जंगल बनता जा रहा है, रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एरियाज़ बन गए हैं, तो वो सिंध गवर्नमेंट का काम है। और जो सैनिटेशन स्टाफ है उसके पास मतलूबा मशीनरी नहीं है, मेयर के पास फ़ंड नहीं है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो सिंध गवर्नमेंट के पास है, तो मेयर फिर क्या काम करेगा। मेयर सिर्फ लोगों को तसल्ली देगा, अपने ऑफिस में बैठेगा, वो बेचारे वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमने हुकूमत से मुतालबात भी किए हैं, और हमारा जो ये अभी मंशूर आया है पार्टी का, और जो हमने इलेक्शन के हवाले से मुतालबात हैं हमारे कि हम आके इन पर कोशिश करेंगे। उसमें एक लोकल गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट भी दिलवाना है कि उसको मजबूत करें। जितना लोकल गवर्नमेंट मजबूत होगा, लोगों के मसाइल यही हैं, बाकी रोज़गार है, दीगर चीज़ें, वो फिर फेडरल गवर्नमेंट का शोबा आ जाता है। लेकिन हमें अपने शहरों के नज़्म ज़ब्त का अगर मिल जाए, हमें कंट्रोल मिल जाए, तो मैं समझता हूँ अच्छा नज़म चला सकते हैं। सर ये बताइएगा कि आपके नज़दीक हैदराबाद के बुनियादी मसाइल क्या हैं? देखिए, पहले 3 मसले तो तालीम के हैं हैदराबाद के। हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन ना होने के बराबर है। अच्छा, फिर प्राइमरी के अगर स्कूल हैं तो उन्हीं की बराबर हमें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज चाहिए, वो मौजूद नहीं है, और यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। तो तीनों चीज़ें तो हमारे पहले 3 तो तालीम के मसाइल हैं। फिर बाकी जो हैं वो हमारे यहाँ अस्पताल जो है, आप देखिए सिविल अस्पताल हो या भिटाई हॉस्पिटल हो,
वो पूरे सिंध को फैसिलिटेट कर रहा है कि हमें मज़ीद अस्पताल कायम करने और फिर उसके बाद जो शहर के अंदर हमें एक डेवलपमेंट करनी है वो करनी है। सर, अगर आपको इस इलेक्शन में कामयाबी मिलती है तो आप ख़ास तौर पर लतीफ़ाबाद के लिए कौन से काम तरजीहाती बुनियादों पर करेंगे? अच्छा देखिए, एक तो इंशाल्लाह इलेक्शन में कामयाबी और फिर गवर्नमेंटों का रवैया बड़ा डिपेंड करता है कि अभी भी गवर्नमेंट्स ने अवामी नुमाइंदों को कोई फंड्स नहीं दिए जो अपोजिशन के मेंबर्स थे, उनके कोई तरक्याती स्कीम उनकी तजवीज़ पे मंजूर नहीं की। हमारे पास सारी चीज़ों का लाहे अमल है कि हैदराबाद में अगर पानी की कमी है तो कैसे दूर हो सकती है, हैदराबाद में सैरिज का निज़ाम अगर नाक़िस है तो कैसे ठीक किया जा सकता है, सेहत व सफाई के मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है, अमन अमान कैसे बेहतर किया जा सकता है, एजुकेशन में हम क्या मज़ीद रिफॉर्म्स लाएँ कि हमारे इदारे अच्छे हो जाएँ। तो हैदराबाद वो इलाका था जहाँ सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए, वो हमने शुरू किए। वो इतनी अच्छी पॉलिसी लगी डिपार्टमेंट को कि अब पूरे सिंध में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जा रहे हैं। मुफ्त दरसी कुतुब्स की फरामी वो यहाँ से शुरू हुआ हैदराबाद से, अब पूरा सिंध उसको फॉलो कर रहा है। तो हम समझते हैं कि हमें मसाइल हल करना आते हैं, हुकूमत हमें इतना इख्तियार देगी तो शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें लतीफ़ाबाद में तो सबसे पहले सेवरेज जो पीने के पानी के मसाइल हैं, यहाँ पे अच्छे तालीमी इदारों का फुकदान है, यहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ हमें देनी है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, यहाँ की जो आबादियों में कमर्शलाइजेशन हो रहा है उसको, इतना बड़ा शहर छोड़े इतना बड़ा सूबा, उसमें कोई मास्टर प्लान नहीं है। हैदराबाद का एक मास्टर प्लान होना चाहिए, लतीफ़ाबाद का एक मास्टर प्लान होना चाहिए जिसमें चल के काम होने चाहिए। ये हम इंशाअल्लाह ताला मुंतखब होने के बाद ज़रूर करेंगे। सर, हमने देखा है कि आपने पार्टी हिकमत अमली के अलावा इनफरादी हैसियत में भी काफ़ी काम किए हैं, जिनमें साइंस फेस्टिवल का इनेकाद है और यौम उर्दू काबिल ज़िक्र है। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 5 सालों में वो ऐसा कौन सा काम है जिसे आप ख़ुद भी बहुत अहम समझते हैं और जो आइंदा आपकी जीत की वजह बन सकता है? देखिए, आपने जो साइंस फेस्टिवल का याद दिलाया वो भी एक हैदराबाद की महरूमी की दास्तान है। वो इसलिए कि पूरे सिंध में साइंस फेस्टिवल्स हो रहे थे और गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हो रहे थे कि वहाँ का डीसी और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, फंडिंग गवर्नमेंट कर रही थी। हमने उसके हवाले से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, डीसी को अप्रोच किया, लेकिन उनका हैदराबाद में ऐसा कोई इरादा नहीं था कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर, यहाँ इतने हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, हर रंग नस्ल ज़बान के लोग रहते हैं, यहाँ भी हम कोई फेस्टिवल कराएंगे। उन्होंने लाड़काना में करवाया, नवाबशाह में करवाया, खैरपुर में करवाया, यहाँ तक कि थर में करवा दिया। हैदराबाद के बच्चों को उन्होंने नहीं सोचा। हमने अल्लाह से मदद मांगी, फिर अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से रब्ते किया, उन्होंने कुछ हमें उम्मीद दिलाई, तो हमने इसका बेड़ा उठाया। हैदराबाद साइंस फेस्टिवल इस नौयत का पहला फेस्टिवल था कि उसमें हैदराबाद में जितनी यूनिवर्सिटियाँ आती हैं उसके जामशरो की यूनिवर्सिटियाँ, लम्स, सिंध, मेहरान, मतलब प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक के लोग इन्वॉल्व हुए। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट बन गया उनकी शमूलियत से। हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया अपनी मदद आपके तहत, उसकी फ़ंडिंग टोटल हमने फराहम की अपने दोस्तों से, जानने वालों से। उसमें पूरी टीम थी जिसने हमारे साथ काम किया। खुद आपके इदारे ने भी हमारे साथ बड़ा ताउन किया, जो जेम्स है उनके रहनुमा वकार अहमद वकार ने, एजुकेशन के कुछ ऑफिसर्स थे, उनका बड़ा हमारे साथ ताउन था। तो इन सब ने मिल के हैदराबाद साइंस फेस्टिवल को मुमकिन बनाया, जिसको विज़िट करने वाले हज़ारों लोग थे। और ऐसे ही यौम उर्दू, ना जाने कि उर्दू दुश्मनी में हम इतना आगे निकल गए हैं कि इतनी ज़बरदस्त ज़बान कि जिसके बग़ैर अगर उसको निकाल दिया जाए पाकिस्तान से तो शायद पाकिस्तान की तश्कील पूरी ना हो, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान बोलता है कि यहाँ बलूचिस्तान का भी एक आदमी हो, सिंध के देहात में रहने वाले आदमी हो, पेशावर के पहाड़ों में रहने वाला आदमी भी जब आपस में बात करना चाहे तो उसको उर्दू का सहारा लेना पड़ता है। राब्ते की ज़बान है, उसको कौमी ज़बान है, उसको नज़रअंदाज किया हुआ है। और जब उसका दिन आया तो वो भी हमने देखें आपके इदारे के ताउन से एक अच्छी छोटी बहुत मुख्तसर से वक्त में, कि मैं समझता हूँ 2 घंटे भी मुश्किल से दिए गए, उसमें एक अच्छी तकरीब रखी, लोगों को अवेयरनेस दी। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किए हुए कि भाई उर्दू के जो नाफिज करना है, आइन में लिखा है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू होगी। और आज हर आदमी के लिए उसको पढ़ना, समझना, परखना, बोलना सब आसान है, तो हम क्यों नहीं उस पर अमल दरामद कर रहे। तो वो हमारे लिए ज़ाहिर है कि, और ये सब चीज़ें इसलिए हैं की हमने कि मेरा ताल्लुक़ माशरे के उन्हीं तबकों से जो महरूमी का शिकार हैं, मेरा ताल्लुक़ माशरे के उन्हीं लोगों से
कि जो इस पाकिस्तान की तरक्की करना चाहते हैं। मेरा ताल्लुक़ हमारे माशरे के उन लोगों से जो सारी इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं, तासुब पे नहीं करना चाहते। इसकी वजह से हम समझते ये प्रोग्राम हमने किए और इसमें उर्दू में हमारे साथ सिंधी हमारे साथी बैठे हुए थे और हर ज़बान की बोलने वाला बैठा हुआ था। इसका मतलब लोगों में है ऐसी अवेयरनेस कि वो किसी से ज़बान की बुनियाद पर नफ़रत नहीं करना चाहते और हम सब मिलके इसको अच्छा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थे जनाब साबिर हुसैन कायम खानी साहब जो आपके पूछे गए सवालात के जवाब दे रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको अपने तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब मिले होंगे। इसी तरह मज़ीद शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। आप अपने सवालात का सिलसिला यूं ही जारी रखिएगा हमारे प्रोग्राम लेट्स आस्क में।